हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत में प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB और ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन है जिसके बारे में आप लोगों को मालूम है, इन तीनों संगठन को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। PFI के अन्य जो एफिलिएट संगठन हैं जैसे कि रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर दिया गया है क्योंकि ये सभी ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अनुखांगिक संगठन हैं। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन 2006 में हुआ था और इसका जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसको बोलते हैं SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव केरल और कर्नाटक में है और केरल में इसने बहुत सारे CPIM और RSS के कार्यकर्ता को मार डाला है। सरकार ने यह बताया कि PFI बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, इसने बहुत सारे लोगों की हत्या कर डाली है और यह संगठन और अन्य जो इसके अनुसांगिक संगठन हैं वो सभी देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरा है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि PFI गुपचुप तरीके से एक खास वर्ग के लोगों को कट्टरवाद की राजनीति में झोंक रहा है और उसे दूसरे अन्य धर्मावलंबियों के खिलाफ उकसाता रहा है और जिसके कारण से समाज का जो अमन चैन है वह टूट गया है या उस पर खतरा उपस्थित हो गया है। 3 राज्य कर्नाटक, गुजरात और UP ने PFI को प्रतिबंध करने की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों, चूंकि गृह मंत्रालय भारत सरकार की नोडल एजेंसी है और उसके पास में बहुत सारी गोपनीय जानकारी रहती है और गृह मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन नहीं किया जाता है तो यह हमारे देश के संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए खतरा होगा और इसके कारण से उसे 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियां जैसे कि CBI, ED और राज्य सरकार की स्पेशलाइज्ड पुलिस ने दिनांक 22 सितंबर को 15 राज्यों पर एक साथ PFI के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारा था। कल भी उनके द्वारा बहुत सारे जगहों पर छापा मारा गया है। अभी कल के छापे में 21 व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में हिरासत में ले लिया गया है। उसी तरह से अभी तक पूरे देश से 247 PFI समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। SDPI मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी संगठन है, अधीनस्थ संगठन है, उसके मध्य प्रदेश के मुखिया अब्दुल रऊफ बेलीम को भी कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कुल 19 केस PFI पर रजिस्टर्ड किए थे और उसमें कुल 355 लोगों को गिरफ्तार किया गया
और इसमें से कुल 46 व्यक्तियों को सजा दिलाई गई है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे देश में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाया गया है और उसका कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां के मुस्लिम यूथ को भड़काया जाता है, उन्हें अलकायदा या आईएसआईएस का मेंबर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। और आपको मालूम है कि अलकायदा और आईएसआईएस बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी संगठन है। दोस्तों, पीएफआई का गठन कब हुआ था? जैसा कि मैंने बताया कि सन 2006 में इसका गठन हुआ था, क्योंकि सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को 2003 में प्रतिबंधित किया गया था और पीएफआई सिमी का ही एक परिष्कृत संगठन है। तो 2006 में इसका गठन हुआ और इसका उद्देश्य है कि हिंदुत्ववादी गतिविधियां जो देश में चल रही है उसको काउंटर करना, मुस्लिम यूथ में कट्टरता फैलाना। 2006 में कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट को मिलाकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें कि सिमी के पूर्व के सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गए। अगर पीएफआई का उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है। लेकिन इन बेहतर उद्देश्यों के नीचे वह विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों में भी लिप्त रहा है और केरल में बहुत सारे आरएसएस और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं की उसके द्वारा हत्या कर दी गई है या उसे डराया धमकाया गया है। एक तरह से टेरर स्थापित करने का काम पीएफआई के द्वारा किया जा रहा है और केरल उनका लॉन्चिंग पैड है, जहां से सारे राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता है। अभी हाल में उनके द्वारा हड़ताल पूरे केरल में घोषित कर दिया गया था और बहुत सारे जगहों पर तोड़फोड़ की गई थी। और उसी के बाद एनआईए, सीबीआई, ईडी, जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसीज हैं और स्टेट पुलिस, इन सब ने मिलकर के 15 राज्यों में एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा था और अभी भी छापा चल रहा है। कल भी बहुत सारे स्थानों पर छापा मारा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पीएफआई का मुख्य उद्देश्य इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया स्थापित करना है। हालांकि बहुत सारे नेता इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि पीएफआई बेसिकली सामाजिक न्याय और मुस्लिमों को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। गृह मंत्रालय का यह कहना है कि पीएफआई के बहुत सारे मेंबरों का संबंध अलकायदा और तालिबान से है और जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो क्राउड फंडिंग के द्वारा पैसे जमा करते हैं, लेकिन जांच में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि मिडिल ईस्ट कंट्री से इन्हें भरपूर मात्रा में फंड मिल रहे हैं और जिससे पीएफआई और एसडीपीआई तथा इसके अनुषंगिक संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में अपना राजनीतिक गतिविधियां तेजी से चला रहे हैं। 2012 में केरल गवर्नमेंट ने केरल हाई कोर्ट में हलफनामा में यह बयान दर्ज कराया था कि कुल 27 मर्डर में पीएफआई और उसके अन्य संगठनों का हाथ रहा है। दिल्ली में जो 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई के लोगों का हाथ था, ऐसा एनआईए का कहना है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच के बाद यह पाया कि पीएफआई के द्वारा देश और विदेश से फंड प्राप्त किए जा रहे हैं और जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट माने पीएमएलए के तहत में यह अपराध की कोटि में आता है और बहुत सारे पीएफआई के नेता हवाला के जरिए पैसे प्राप्त कर रहे हैं और इस संबंध में ईडी जांच कर रही है। दोस्तों, यहां प्रश्न यह उठता है कि पीएफआई या एसडीपीआई का द्रुत गति से क्यों विस्तार हो रहा है। अभी एक पीएफआई के नेता ने कहा कि उनके संगठन में 4 लाख लोग काम कर रहे हैं या 4 लाख
कार्य करता है। तो आखिर इतनी तेजी से यह संगठन क्यों बढ़ रहा है? हमें यह जानना चाहिए कि मुस्लिमों में भी जो मॉडरेट हैं, जो उदारवादी किस्म के लोग हैं, वो पीएफआई की राजनीतिक गतिविधियों या उसके क्रियाकलापों से पूरी तरह से विरोध करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पीएफआई तेज गति से हिंदुस्तान में और खास करके दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक में बढ़ रहा है। तो इसका कारण है कि देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसमें कि हिंदू हिंदू को वोट कर रहा है, मुसलमान मुसलमान को वोट कर रहा है। और आपने 2019 के चुनाव में देखा कि किस तरह से पूरा देश सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में बढ़ गया था और समाज पूरी तरह से पोलराइज हो गया, जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स मार्जिनलाइज हो गया है। मतलब वो वोट दें या ना दें उसका कोई वैल्यू नहीं है। केंद्र सरकार में भी उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है, राज्य सरकारों में भी उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। तो पीएफआई का बेसिकली जो गठन हुआ है वह हिंदुत्ववादी आक्रमण को काउंटर करने के लिए, और यह विचारधारा जो कट्टरता की विचारधारा है वो मुस्लिम नौजवानों को बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। हालांकि जो मुस्लिमों में जो उदारपंथी विचार के लोग हैं वह पीएफआई की राजनीति को अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम नौजवानों में पीएफआई और उसके अनुखांगिक संगठन में बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उन्हें यह भी लगता है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इशारों पर की जा रही है, जो कि मुस्लिम हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा की भावना मुस्लिमों में घर कर गई है। और हाल के दिनों में आपने मॉब लिंचिंग घटना देखा है, जिसमें कि बहुत सारे मुसलमानों को लिंचिंग करके मार दिया गया है। उससे भी मुस्लिम नौजवानों में बहुत ज्यादा रोष और गुस्सा है। और यही कारण है कि पीएफआई और एसडीपीआई के लिए उनके बीच बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। और जिस तरह से वो फंड मिडिल ईस्ट से और देश के अन्य हिस्सों से जुटा रहे हैं, तो उनके पास में फंड की भी अब कोई कमी नहीं है। दोस्तों, गवर्नमेंट एजेंसीज को सख्ती से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को या इस्लामिक कट्टरता को रोकना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। और जो भी हेट स्पीच, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा दिए जा रहे हो या मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा दिए जा रहे हो, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। और इसमें आने वाले दिनों में सीबीआई, ईडी, एनआईए और स्टेट पुलिस की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह भी जरूरी है कि जो सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं तो उसमें पुलिस या सीबीआई 153A आईपीसी के तहत में अपराध पंजीबद्ध करती है। और देखा गया है कि उसमें 2020 में मात्र 20% मामले में कन्विक्शन हुआ, जबकि आप अगर अन्य मामले में देखेंगे जो सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसमें 56%, थेफ्ट में 44.2%, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 42%, मर्डर के मामले में 44% में कन्विक्शन रहा है। लेकिन जब सांप्रदायिक दंगे के आरोपियों का कन्विक्शन का सवाल उठता है तो वहां मात्र 20% ही कन्विक्शन रहा है। उसे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो भी लोग कट्टरता फैला रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं समाज को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो या जैनी हो या किसी प्रकार के धर्मावलंबी हो, उनके खिलाफ में सख्ती से कदम उठाया जाना चाहिए। और जब भी इस प्रकार के अपराध धारा 153A के तहत में पंजीबद्ध होते हैं या PMLA के तहत में, माने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किए जाते हैं, तो उसमें कन्विक्शन का रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जो सरकार की जो एजेंसी है वह तत्पर है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो प्रभावी कार्रवाई करने से रेडिकलाइजेशन हमारे समाज में जो बढ़ रहा है उसमें कमी आएगी और अमन चैन
शांति और सद्भाव का वातावरण निर्मित हो सकेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, इस पर आप अपना टिप जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।